बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज कंसंट्रेशन यूनिट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली सॉल्यूशंस की डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, और उसके साथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात की थी। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने लास्ट पे जो बात की थी वो ये थी कि एक सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड होता है उसको हम डाइल्यूट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना पड़ता है, यानी वाटर की एडिशन करनी पड़ती है, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब हम, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बताया कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमने एक्चुअल में सॉल्वेंट से रेलेवेंट सॉल्यूट की डिस्कशन करनी होती है, और ज्यादातर इसमें हम सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पीछे भी बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि हमने उसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो ये थी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और आगे प्रॉपरली डेफिनेशन थी गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी सॉल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को अगर एड अप किया जाए तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। उसी से रेलेवेंट अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे, यानी सॉल्यूट की इंपॉर्टेंस को देखा जाएगा। इसी हवाले से आज हम कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक्चुअल में हम सॉल्यूट्स को देखेंगे सॉल्वेंट के साथ कि सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट पे, ठीक है जी। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। टॉपिक कंसंट्रेशन यूनिट्स। क्या होता है जी कंसंट्रेशन यूनिट्स? इट इज द रेशियो। रेशियो का मीनिंग आप बेहतर जानते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, और रेशियो के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो ऐसे डिवीजन का साइन भी होता है, या फिर आप ऐसे डिवीजन का साइन भी यूज कर लेते हैं, या फिर इसके लिए कॉलन का साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। जिनकी बायोलॉजी है उन्होंने होपफुली रेशियो के बारे में सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें पढ़ा था, ठीक है जी। बहरहाल आगे चलते हैं। इट इज द रेशियो, यानी ये डिवीजन होगी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसकी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, किसमें? अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट में आपने कितनी
एडिशन की है सॉल्यूट की, उनकी रेशियो हमने लेनी है, यानी डिवीजन करके उनका हमने पता करना है। और वो सॉल्वेंट का वर्ड भी ऐड हो सकता है और सॉल्यूशन का भी। ठीक है, क्यों सॉल्यूशन का वर्ड ऐड हो सकता है? सिंपल, कि अगर आपने एक सॉल्यूट लिया, उसमें आपने सॉल्वेंट की एडिशन की, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्टेज है जब उसने कहा कि सॉल्यूट के अंदर किसकी एडिशन की? सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट एड अप होगा तो एक्चुअल में वो बनता क्या है? सॉल्यूशन। तो रिजल्ट जो है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन ही बनना होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो कितनी होगी। यानी हमने सॉल्यूट की मिकदार को, उसकी कंसंट्रेशन को देखना है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है अब इसी हवाले से जाहिर सी बात है, टॉपिक अगर कंटिन्यू करना है तो हमें कुछ यूनिट्स देखने पड़ेंगे, कि कुछ यूनिट्स हैं जिनको देखकर हमें यह पता चल सकता है कि किस अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर एडअप हैं। तो वेरियस यूनिट्स आइए देखते हैं जी। वेरियस यूनिट यानी डिफरेंट यूनिट्स हैं इस चीज के लिए। तो टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी अगर आपने एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन के यूनिट्स को, तो दो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं यहां पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप ये भी कह सकते हैं कि एएलपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हम फ्यूचर क्लासेस में जाके इंटर लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारे पास गिवन जो यूनिट्स हैं वो दो ही हैं। द फर्स्ट इज द परसेंटेज एंड सेकंड इज मोलैरिटी। फर्स्ट इज द परसेंटेज एंड सेकंड इज द मोलैरिटी। तो आज हमने एक्चुअल में परसेंटेज को डिटेल में डिस्कस करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड इटसेल्फ ये परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं, परसेंटेज क्या है। देखिए, सिलेबस के परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले हम रेगुलरली देख लेते हैं कि हमारे रूटीन लाइफ में परसेंटेज कैसे होती है। देखिए, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल 505 यानी 505 मार्क्स में से 450 मार्क्स आए, तो इसमें आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपके गिवन होते हैं। क्या होते हैं? गिवन, जो आपने लिए होते हैं, हासिल किए होते हैं। तो उनको हम टोटल मार्क्स पे क्या करते हैं? डिवाइड। यानी आप 450 मार्क्स लिखिए, उसको डिवाइड करिए टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स कितने हैं जी? 505। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे तमाम पेपर्स की टोटल परसेंटेज क्या है। तो 450 को अगर आप 505 में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमें हमारी परसेंटेज पता चल जाती है जी, हमने इतनी परसेंटेज टोटल पेपर की गेन की है। तो एक्चुअल में हम समझते क्या? हम समझते ही हैं कि हमारे 8 सब्जेक्ट्स थे जो कि 505 मार्क्स के थे। ठीक है, उसमें से हमारे जो पेपर थे जिनके हमारे मार्क्स आए हैं 450, ये वो कंसंट्रेशन है जो हमने टोटल में से हासिल की है। ठीक है, लेकिन इनको डिवाइड करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ जाती है? परसेंटेज। ठीक है जी, होपफुली ये आपको बात क्लियर होगी। अब हम इसी तरह करेंगे कि अगर मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है और उस वाटर के अंदर मैंने 1 या 2 स्पून सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज है उस सॉल्यूशन में हमने उसको मेजर करना है। ठीक है जी, तो वो सॉल्यूट भी हो सकता है जिसकी हम परसेंटेज मेजर कर रहे हैं, उसके हवाले से हम सॉल्वेंट की डिस्कशन भी करेंगे। तो ये असल में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो कि हम रेगुलरली अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज करते हैं। अब आप भी
अभी तो वैसे आपके पेपर्स नहीं हुए, 9th का रिजल्ट नहीं आया, वरना मैं ये जरूर कहता कि एक मर्तबा आप अपनी परसेंटेज जरूर दोबारा चेक कीजिए कि एक्चुअल में वो क्या आती है। ठीक है, बहरहाल अब जरा परसेंटेज की तरफ चलते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सबसे पहले परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, हमने वो याद करना है स्टूडेंट्स। वो कुछ ऐसे है कि डिवीजन मार्क लगाया जाता है और उसके टॉप पे और बॉटम पे ऐसे 2 डॉट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन मार्क है सिंबल को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, आइए अब परसेंटेज की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कि कितनी मिकदार में सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं किसमें, सॉल्यूशन। इसी चीज को मेजर करना एक्चुअल में क्या कहलाता है, परसेंटेज। क्या कहलाता है, परसेंटेज। ठीक है जी, अब जब हमने परसेंटेज निकालनी है तो किसी स्पेसिफिक एसआई यूनिट की बेस पे निकालनी है। ठीक है ना, यानी अगर मैं कहता हूं मैंने 1 चम्मच शुगर पानी में डाला है, तो जो शुगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया है वो शुगर की भी एक कंसंट्रेशन होगी, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ी है, एसआई यूनिट होता है। यानी अगर उस शुगर का मैस होगा तो उसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, इसी तरह शुगर का वॉल्यूम भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी मैस और वॉल्यूम हो सकता है। तो आपको नजर आ रहा है जो वर्ड्स रिपीट हो रही हैं एक्चुअल में वो 2 यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट इज द मैस एंड सेकंड इज द वॉल्यूम। तो इस हवाले से अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम परसेंटेज में मैस मेजर करते हैं। ठीक है, और सेकंड में हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। अब मैस का सिंबल आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, स्मॉल m होता है और वॉल्यूम का v। अब मैस का जो यूनिट आपने पढ़ा है वो क्या होता है, ग्राम। ग्राम इज द SI यूनिट इन फिजिक्स। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी इसका यूनिट है SI। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है एक्चुअल में, लेकिन इनकी कन्वर्जन हो सकती हैं, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, एटसेट्रा। ये चेंजेस आती रहती हैं। अब यहां तक हमने ये सीखा कि हमने परसेंटेज निकालनी है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को सॉल्यूशन में देखना है, और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन में मैस एंड वॉल्यूम को लिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैस और वॉल्यूम तो आपने ले लिया, अब आपने देखनी है कि पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं मैस और वॉल्यूम से। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैस और वॉल्यूम रिपीट हो सकता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया, मैंने टॉप पे मेंशन किया है कि 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं मैस और वॉल्यूम से रेलिवेंट, 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम बना सकते हैं अगर हमने परसेंटेज निकालनी है। पहला तरीका क्या है जी, पहला तरीका यह है कि आप परसेंटेज लीजिए जिसमें आप ऊपर भी मैस रखिए, नीचे भी मैस रखिए, यानी मैस ओवर मैस, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज की जगह उसका एक्सप्रेशन आ गया परसेंटेज। ठीक है, क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया परसेंटेज, और उसके साथ आपने क्या लिख दिया, m ओवर m, यानी मैस ओवर मैस। ठीक है, यानी आप सॉल्यूट को भी मैस में मेजर कर रहे हैं और सॉल्वेंट को भी मैस में मेजर कर रहे हैं, और साथ परसेंटेज का सिंबल इसलिए है क्योंकि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन पॉइंट। ये चारों वेज में ये कॉमन बात है कि जहां पे वर्ड परसेंटेज का आएगा वहां पे आपने कोई भी अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट की रेशियो ली हुई है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। पहला तो देखिए ना मैस बाय मैस था, नेक्स्ट क्या हो सकता है जी, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, यानी इस मर्तबा जो आप लेंगे वो परसेंटेज m ओवर v होगा सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, परसेंटेज m ओवर v। थर्ड क्या कंडीशन या पॉसिबिलिटी है जी, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, यानी जो सेकंड वाला पॉइंट था ये इधर जाकर स्वैप हो गया, यहां पे मैस ओवर वॉल्यूम था,
इधर आकर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर मैस। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर मैस। तो इसको हम जब एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है, परसेंटेज हमें पता है, परसेंटेज को हम इस सिंबल से या इस एक्सप्रेशन से शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, और बाकी V ओवर M वो सिंबल्स हैं जो वॉल्यूम और मैस को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब हम मूव करते हैं लास्ट कंडीशन की तरफ, वो क्या बचती है, V ओवर V, परसेंटेज V ओवर V। तो वो लास्ट है हमारे पास, ये चौथा वे है परसेंटेज V ओवर V, यानी जिसमें हम वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम को देखेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि ये चार ऐसे वेज हैं, ये चार ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिनको यूटिलाइज करके हम इजीली जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट में देख सकते हैं, ठीक है, और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब एक और बात जो मैंने यहां पर मेंशन की है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इन सब में एक कॉमन पॉइंट है, और वो कॉमन पॉइंट एक्चुअल में क्या है, इनका एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वो क्या है जी, वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है यहां पे, ये आप देख सकते हैं। वो क्या मेंशन किया स्टूडेंट्स, ये कि अगर आपके पास यहां पे किसी भी पॉसिबिलिटी में मैस है तो उसके लिए आप स्मॉल m लिखेंगे, और उसका SI यूनिट जो आप लिखेंगे, SI, वो हमेशा आपने ग्राम लिखना है। क्या लिखना है, ग्राम, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम इस टॉपिक में सिर्फ ग्राम को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अगर नेक्स्ट में चले जाएं तो आपके पास वॉल्यूम है, उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए जो SI यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पहले समझ आनी चाहिए, फिर हमें इनकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में जाना है। अगर तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आ गई हैं, देन थोड़ा सा आप कह लीजिए ये टॉपिक मजीद इजी हो गया है। अगर आप हम इसको रीडिंग के साथ लेकर चलेंगे, एक एक लाइन के साथ, फिर हमें ये अच्छी तरह एग्जांपल्स के साथ समझ आएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पे एक्चुअल में हमारा यह टॉपिक है जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 100 पे कंसंट्रेशन यूनिट्स की आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, जिसमें आप कह लीजिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें आप कंसंट्रेशन यूनिट की डेफिनेशन को देखेंगे और उससे रेलिवेंट जो है वो पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है जो आपने करनी है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि फर्स्ट 3 लाइंस में कंसंट्रेशन की डेफिनेशन 2 से 3 वेज में लिखी गई है। आपने कोई एक वे चूज करना है। जैसे मैंने जब सामने डेफिनेशन लिखी तो मैंने 2 वेज से लिखी। पहला वे ये था कि ये डेफिनेशन यहां से लेके सॉल्वेंट की जगह लिखी जाए, सॉल्वेंट तक। दूसरा वे ये था कि सॉल्वेंट की बजाय उन्होंने सॉल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ। तो ये 2 वेज से डेफिनेशन लिखी हुई थी। एक और तरीका फर्स्ट लाइन में है, आपने कोई एक चूज करना है। ये आपके पास कह लीजिए एक किस्म से एक इजीनेस है, आप इसको देख लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप इनमें से एक डेफिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए। जी, थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज कीप इन माइंड दैट द कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक जार है जिसमें वाटर है, यानी कह लीजिए उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने वो जार उठाया हुआ है और उस जार में जितना मटेरियल है जी ये कंसंट्रेशन है। हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते। अगर मैं उस जार में से एक ग्लास वाटर निकाल लेता हूं सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो उस ग्लास के अंदर जो मिकदार है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी सॉल्ट और वाटर की, वो ही रहेगी जो जार के अंदर थी। अब ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल हो गई है कि ये कैसे हो सकता है। तो यही बात एक्सप्लेनेशन के साथ
पढ़ने आए हैं हम, जिसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत है, और वो ही डिस्कशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो बाकी इसको आप थोड़ा सा खुद रीड करिए, परसेंटेज पर आ जाइए, परसेंटेज की डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो भी आप रीड करिए। अब नीचे आ जाइए परसेंटेज m ओवर m, यानी मैस ओवर मैस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, m ओवर m। जी क्या लिखा है जी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्होंने लिखा जी जो भी आपके पास ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, आपने जितने भी सॉल्यूट को लेना है उनको ग्राम्स में उन्होंने लिखा है। ग्राम्स में क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, वो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो मैस है, तो ऊपर भी ग्राम आएगा, और डिवीजन में भी आपके पास यूनिट में क्या आएगा? ग्राम। तो उन्होंने लिखा मैस, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, या सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 10% m ओवर m शुगर सॉल्यूशन की, आप इस लाइन को अंडरलाइन करिए, 10% m ओवर m शुगर सॉल्यूशन। जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो आपको इसी तरह की वर्डिंग में कहा जाता है जी बेटा 20% मुझे m ओवर m सॉल्यूशन बनाकर दिखाएं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, जी ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए 10% m ओवर m शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मीन उसने आगे बताया कि अब इसके लिए आपको 10 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? शुगर लेना पड़ेगा, और उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि आपके पास टोटल 100 ग्राम क्या बन जाए? सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि मोस्टली हम 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आगे अब आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं। कैलकुलेशंस में आप देखिए उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है मैस ऑफ सॉल्यूट, आगे यूनिट लिखा हुआ है, नीचे फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया हुआ है कि एक जगह फिर लिख दिया मैस ऑफ सॉल्यूट, और फिर क्या लिखा हुआ है? मैस ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो बनना उन्होंने क्या है रिजल्ट में? सॉल्यूशन। तो नीचे वाले फॉर्मूला में उन्होंने एक्चुअल में एक्सप्लेन मतलब रिप्रेजेंट किया है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, और फिर क्या किया? इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल में हम क्या चीज निकाल रहे हैं? परसेंटेज। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी थी कि अगर हमें मैस बाय मैस सॉल्यूशन बनाने का कहा जाए, उसके लिए हम ये वाला जो आप कह लीजिए पॉसिबिलिटी है, इसको यूटिलाइज करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ, विच इज परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अब थोड़ा सा चेंज हो गया जी, देखते हैं जी इसमें क्या चेंजेस आती हैं। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अब जो आप देख सकते हैं वो ये है, क्योंकि ऊपर मैस है तो ऊपर ग्राम आ जाएगा, नीचे आपको पता है वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। तो अब इसको आप फिर देखिए कि आपने कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डालने हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। अब एग्जांपल देखिए, अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है लैब में, ये अंडरलाइन करिए। वो कहेगा बेटा मुझे 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन बनाकर दिखाएं। तो वो आप कैसे बनाएंगे? उसका मेथड यहां पे लिखा है कि अगर आपने 10% m ओवर v या मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 ग्राम शुगर लेंगे, उस शुगर को आप मेजरिंग सिलेंडर में, जो कि ऐसी सिलेंडर है जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, 100 cm क्यूब वाली वो सिलेंडर लेंगे आप मेजरिंग सिलेंडर, उसमें आप 10 ग्राम अपना क्या डालेंगे? सॉल्यूट यानी शुगर, और उसके अंदर आप क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब तक मार्क लगा होगा, आप उस 100 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी डाल देंगे। देखिए जब आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी डालते वक्त आपको यह पता था कि शुगर कितना है, कितना था? 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि शुगर का आप क्या ले रहे थे?
ग्राम यानी उसका शुगर का आप मैस ले रहे थे, लेकिन आपने जिस सिलेंडर में उसको डाला वो 100 तक मार्कअप था। यानी अगर आपने उसमें बाकी वाटर डाला होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो 90 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि 10 ग्राम तो हमने उसमें वो डाल दिया मैस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो यूनिट कंसंट्रेशंस के होते हैं इनमें कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है। उसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं या एक छोटी सी डायग्राम बनाकर बताऊं तो वो ये है कि अगर ये मेरे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग सिलेंडर है, और यहां तक इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब मार्क है। मैंने इसमें अपना शुगर सोल्यूशन ऐड किया। शुगर सोल्यूशन ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल यहां तक मेरा शुगर सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, जो कि 10 ग्राम है। अब मैं क्या करूंगा, जब 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन डाल लिया तो इस मार्क तक 100 तक मैं इसमें क्या पुट करूंगा, वाटर। मैं जैसे इसमें वाटर पुट करूंगा तो मेरे पास टोटल सोल्यूशन 100 cm क्यूब का बन जाएगा। लेकिन इसमें मुझे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यानी वाटर जो सॉल्यूशन के लिए ऐड किया गया था एज अ सॉल्वेंट, मुझे उस वॉल्यूम का एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि एग्जैक्ट मैंने कितना वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि वाटर ऐड करते वक्त जो आपने शुगर लिया था उसमें डिफरेंट आप कह लीजिए चेंजेस आ सकती हैं। आपने शुगर के पार्टिकल्स को जब 10 ग्राम डाला तो कुछ पार्टिकल एयर चल रही थी, या अगर एयर नहीं भी थी, क्योंकि जहां पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं लाइक लैब में, तो वहां पे बिल्कुल एयर नहीं होती। तो अगर एयर एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपका सॉल्यूट 10 ग्राम आपने डाला तो सही, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स कम थे। इसी तरह वाटर जब डाला जाता है, आपको ये पता होगा कि वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो पूरी होती है, लेकिन मार्क तक हमने पूरा करना होता है। वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम वॉल्यूम को एग्जैक्ट नहीं बताते। तो उन्होंने आगे यही बात की है, इसको देखिएगा कि द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड और इट इज नॉट नोन, कि हमें नहीं पता होता या मेंशन नहीं होता, ठीक है। सेम आपके पास फॉर्मूला नीचे आप देख सकते हैं। ऊपर आपने देखा मैस ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ, यूनिट क्या है ग्राम, और नीचे वो लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, विच इज वॉल्यूम ओवर मैस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब वॉल्यूम पहले आ चुका है, जबकि आप देख सकते हैं पीछे जो दोनों कंडीशंस थी फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें मैस ऊपर था, सॉल्यूट का आप मैस ले रहे थे, लेकिन इस मर्तबा आप सॉल्यूट जो है उसको एज अ वॉल्यूम के तौर पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो मैस में बनेगा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी में वॉल्यूम ओवर मैस। तो इसकी यूनिट्स क्या लिखेंगे जी, वॉल्यूम ऊपर है तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मैस नीचे है तो नीचे क्या आ जाएगा ग्राम। और ये पिछले में आपको मैंने बताया कि 100 मल्टीप्लाई ये कॉमन है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आइए जी इसे देखते हैं जी। इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, जिसको डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, अंडरलाइन करें, क्योंकि लैब में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको बताया गया कि 10% V ओवर M का मतलब क्या है। देखिए V का मतलब वॉल्यूम है, M का मतलब मैस है, तो 10% V ओवर M सॉल्यूशन, या आप कह लीजिए 10% V ओवर M अल्कोहल, इसका मतलब क्या है। अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपने 10% V ओवर M लेना है। V ओवर M 10% का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, लेना किसमें आगे देखिए इन वाटर, मींस दैट कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इज इन unknown volume of water so that the total mass of the solution is 100 gram। गौर से इस बात को सुनिए, टोटल मैस ऑफ द सॉल्यूशन, कि टोटल जो मैस होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले रहे हैं और उस 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को आप पुट कर रहे हैं इस तरह कि उन्होंने बताया आगे इज डिसॉल्व्ड इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम हमें वाटर का नहीं पता होगा, लेकिन जो टोटल मैस बनेगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा 100 ग्राम। कितना होगा 100 ग्राम जी। इसके बाद फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूले के लिए थर्ड कंडीशन में लिख चुका हूं, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा सॉल्यूट और ग्राम क्या आ जाएगा एक्चुअल में आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, जैसे लिखा हुआ है मैस ऑफ सॉल्यूशन सेम मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है परसेंटेज वी ओवर वी, यानी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब देखिए दोनों वॉल्यूम हैं, यानी आपके पास सॉल्यूट का भी आप वॉल्यूम देखने जा रहे हैं और उसके साथ दूसरा भी जो है वो आप क्या देखने जा रहे हैं, वॉल्यूम देखने जा रहे हैं सॉल्वेंट का। तो ये किस तरह होगा, सेम जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी आपने याद रखना है आप मेजरिंग फ्लास्क यूज कर रहे हैं अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में। ठीक है, तो क्या लिखा है जी, इट इज द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट, यानी ये सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में और उसको डिसॉल्व करेंगे टोटल 100 सीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे फिर क्वेश्चन आप अंडरलाइन करिए, 30% अल्कोहल सॉल्यूशन अगर आपको बनाने का कहा जाएगा, 30% अल्कोहल सॉल्यूशन। अब देखिए अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉल्यूशन बनने के लिए आपने अल्कोहल में वाटर डालना है। अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं और लिक्विड का क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो दोनों का वॉल्यूम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेनी है और उसको डिसॉल्व करना है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सफिशिएंट से मीन टू से उतने पानी के अंदर कि आपका टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। अब आपको यहां पे तो कंफर्म एक थिंकिंग आ रही होगी भाई कि जब 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है तो सीधी सी बात है 70 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाल दो तो टोटल 100 ही बनेगा। फिर उसने सफिशिएंट अमाउंट क्यों कही है? देखिए वही बात है कि एडिशन करते वक्त कोई भी मटेरियल कम या ज्यादा हो सकता है, वाटर की कुछ कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकती है एडिशन करते वक्त, तो इसलिए अल्कोहल को हम प्रॉपरली मेजर करते हैं जी 30 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन वाटर को जब ऐड किया जाता है एडिशन के वक्त हमें कंफर्म नहीं पता होता कि वो 70 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं, मे बी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 0.5 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाए या इतना ही ज्यादा हो जाए, तो वो तो सॉल्यूशन फिर गलत बन जाएगा अगर हम रिटन थ्योरी में लिख देंगे। प्रैक्टिकल करते वक्त अगर हम वो काम करते हैं, अगर 0.5 कम भी हो जाता है, 0.5 या 1 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा भी हो जाता है, तो वो प्रैक्टिकल गलत होगा। हम वो प्रैक्टिकल दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे पास परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन बुक हम दोबारा नहीं लिख सकते। इसलिए बुक में एक्यूरेट बात लिखी हुई है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, कि जितनी जरूरत है। ठीक है, अब अगर मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूं, मेरे से फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा हो जाता है वाटर, कोई और टीचर परफॉर्म करता है उससे 1 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाता है, ठीक है, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती पे क्या होगा, प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन आंसर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, उसको दोबारा परफॉर्म करेंगे, तो बार बार परफॉर्मेंस की जाएगी। इसलिए आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो सेपरेट है थ्योरी से। ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट बात है वो ये है कि हमने जो वाटर ऐड करना है वो सफिशिएंट अमाउंट में होगा, जितनी जरूरत होगी उतनी उसकी एडिशन की जाएगी। ठीक है जी, लेकिन स्टूडेंट्स यहां तक इसके बाद एक फॉर्मूला है V ओवर V का, वो आप देख सकते हैं, और यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक जो है वर्क फॉर डे 3 का वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ पेज नंबर 111 पे आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा होगा, वो चौथी पॉसिबिलिटी ही है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड it is also the part of ALP, so kindly complete the short question number 12.
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये याद रखिए कि परसेंटेज का जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके साथ साथ जो है वो तीसरी चीज जो है वो फॉर्मूला, ये तीन चीजें हर एक एक पॉसिबिलिटी राइट करेंगे, फिर जाके आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, और वैसे तो ऑफिशियली देखा जाए तो एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एएलपी, लेकिन ये टॉपिक आपको टोटली याद करना पड़ेगा। टोटल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, ले जी आज हम अपना वर्क फॉर डे 3 यहां तक कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज मोलैरिटी। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कशन की थी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट विच इज परसेंटेज, और आज हम सेकंड यूनिट की बात करने जा रहे हैं विच इज मोलैरिटी। होपफुली आपको वो टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हम मोलैरिटी की तरफ जाने लगे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलेवेंट टू न्यूमेरिकल्स विच आर इंक्लूडेड इन योर एएलपी सिलेबस। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मोलैरिटी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो आइए मोलैरिटी को स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, और फिर इसके फॉर्मूलाज को या फॉर्मूली को जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए अब वर्ड मोल्स का आ गया, ये टर्म आपने 9th क्लास जो आप पढ़ रहे हैं इसी के फर्स्ट चैप्टर में आपने मोल्स के बारे में पढ़ा था। मोल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी चीज चाहे वो आपके पास एटॉमिक मास में है, फॉर्मूला मास में है, ठीक है, कोई भी चीज किसी भी यूनिट में क्यों ना हो, मास के एतबार से इट इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो मोल के हवाले से हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी की, तो इसके लिए आपको मोल्स का फॉर्मूला भी आना चाहिए जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में याद किया था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का आपको मास भी पता होना चाहिए और मोलर मास भी। मास गिवन होता था, मोलर मास हमने याद किए हुए थे। ठीक है, और तब हम क्या निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स। तो कुछ ये एडिशन होगी, इसको आपने जहन में रखना है। अब दोबारा सुनिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, के जो आप सॉल्यूट लेंगे उसके आपको मोल्स पता होने चाहिए, और उस सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे एक सॉल्यूशन में, यानी वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो 1 dm³ होगी। 1 dm³ यानी 1 डेसीमीटर क्यूब। देखिए डेसीमीटर क्यूब जो होता है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। जैसे हमने पीछे आपको याद होगा परसेंटेज पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट लिया था, लेकिन यूनिट की कन्वर्जन हो सकती हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो स्टूडेंट्स उस हवाले से अब हम dm³ यानी डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वो यूटिलाइज करने जा रहे हैं। मैंने इसको एक छोटी सी डायग्राम के हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जरा देखिए, मैं कहता हूं जी मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है जो कितना है 1 dm³। ये सिलेंडर कितना है 1 dm³। 1 dm³ सिलेंडर मेरे पास अवेलेबल है। आई थिंक सो सिलेंडर छोटा है डायग्रामेटिकली,
इसको थोड़ा सा ना साइज में हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमें लिखते हुए सही प्रॉपरली नजर आए। देखिए ये स्टूडेंट्स एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कह लीजिए जो एडिशन हो सकती है हमें पता है वो 1 dm क्यूब है। 1 dm क्यूब यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप इसमें अपना सॉल्यूट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां तक आपका सॉल्यूट था, सॉल्यूट आपने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH लिया और उसका मैस था 40 ग्राम। अब मैस आपके पास गिवन होता है, मोलर मैस आपको पता होना चाहिए। मोलर मैस क्या होता है कि जी जो आपके पास कंपाउंड मौजूद है या फॉर्मूला या यूनिट मौजूद है उसके हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मैस होता है, तो इन सब के मैसेज को हम ऐड करते हैं तब जाकर हमारे पास क्या आता है, मोलर मैस। तो बहरहाल मैस आपके पास गिवन है, मोलर मैस हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये असल में आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पूरे हो गए जिनको आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं। आपने इसको डिसॉल्व करना है, सोल्यूशन बनाना है इसका 1 dm क्यूब, यानी 1 dm क्यूब तक सोल्यूशन बनाने के लिए अगर ये फॉर एग्जांपल सॉल्यूट है तो जाहिर सी बात है इसमें आप किसकी एडिशन करेंगे, 1 dm क्यूब तक किसी सॉल्वेंट की। और फॉर एग्जांपल वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो 1 dm क्यूब तक जब आप एडिशन करेंगे सॉल्वेंट की 1 dm क्यूब तक यानी वाटर की, तो ये जाके आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की एक स्पेसिफिक क्या होगी, मोलैरिटी। क्या होगी, मोलैरिटी। वो एक्चुअल में हमारे पास एक मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। मोलर सॉल्यूशन यानी जिसकी मोलैरिटी होती है, और अगर हम इसकी कैलकुलेशंस में जाएं तब हमें मोलैरिटी निकालना आएगी। सॉरी। अब दूसरी बात कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो स्टूडेंट स्पेसिफिक सिंबल है कैपिटल M। कैपिटल M से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपने देखा होगा मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए गलती से भी कभी भी मैस के लिए कैपिटल M ना लिखिएगा, एक्चुअल में वो मोलैरिटी का सिंबल है, तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ जो कि डेफिनेशन के एतबार से बन रहा है। वो क्या, फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जो भी सॉल्यूट के मोल्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये ओरिजिनल फॉर्मूला है मोलैरिटी का, और अगर ये फॉर्मूला है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। तो मोलैरिटी का यूनिट कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट आपको पता है मोल ही होता है, MOL। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका यूनिट क्या है, dm क्यूब। लेकिन वो dm क्यूब पॉजिटिव है नीचे डिनोमिनेटर में, लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो वो ऊपर आने से dm क्यूब तो dm क्यूब ही रहेगा, लेकिन उसका +3 जो है पॉजिटिव 3 वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, -3। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल यूनिट है वो मोल dm पर क्यूब है मोलैरिटी का। ठीक हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इसमें कन्वर्जन्स करने लगे हैं। कन्वर्जन्स कैसे स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, वो ऐसे कि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, जबकि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि आपके पास कोई भी अगर सॉल्यूट है तो उसके जो मोल्स हैं उसका फॉर्मूला क्या होता था फर्स्ट चैप्टर में, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो गया। और इनके यूनिट भी होते थे, ये भी आपने पढ़े थे कि सॉल्यूट का मैस है तो ग्राम यूनिट होता था और मोलर मास का ग्राम पर मोल यूनिट होता था। ये फर्स्ट चैप्टर में से है सब। अब ऊपर नीचे सेम यूनिट कट जाते थे, इसलिए ग्राम ग्राम से कैंसिल होता था, मोल नेगेटिव था तो ऊपर आगे पॉजिटिव होता था, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स में मोल का यूनिट जो है, मोल का यूनिट वो एक्चुअल में पॉजिटिव मोल होता है।
ठीक हो गया। अब ये एक्चुअल में हमारे पास जनरेटिव फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, तो हम इन चीजों को उठाकर इधर पुट कर देंगे मोल की जगह, तो फिर हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अगेन वो ये होगा कि अब हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये लिखेंगे, वो क्या है, mass of solute divided by molar mass of solute and again divided by volume of solution। ठीक है, अब बार बार यूनिट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिंपल मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ये एक्चुअल में क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है, मोल। तो मुझे पहले से ही पता है, इसलिए मैं इधर सिर्फ वन टाइम लिख रहा हूं, अगेन मोल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, हमने ऊपर से क्या लिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जब मोलैरिटी का आंसर निकालेंगे तो डेसीमीटर क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, पॉजिटिव में है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, तो हमारे पास एक्चुअल में ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने एक जनरेट किया मोलैरिटी का फॉर्मूला। देखिए मैथमेटिक्स आपने भी पढ़ा हुआ है, आप बेहतरीन जानते हैं कि अगर मैं देख रहा हूं कि एक डिनोमिनेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है और इसका डिनोमिनेटर ये है, तो इसमें डबल डिनोमिनेटर है। अगर इनको सिंगुलर करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आके अपने नॉमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, तो हम यही एडिशन करने लगे हैं। मोलैरिटी इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, पहले तो आएगा जो लिखा हुआ है मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब इसके ब्रैकेट डाल दीजिए उसके सराउंडिंग, क्योंकि अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे डिवाइड हो रहा था वो ऊपर आके इसके साथ क्या होने लगा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स असल में वो आप कह लीजिए अरेंजमेंट्स हैं जो बुक पे हुई हैं, उन्हीं अरेंजमेंट्स को मैंने आपके सामने क्या किया है, एक्सप्लेन किया। तो एक्चुअल में आपके पास एक ये फॉर्मूला जनरेटिव बनता है जिसको हमने जनरेट किया है, और एक फॉर्मूला बिल्कुल इसके ऊपर ये है, ये। ठीक है, थोड़ा सा एक लॉजिक है वो मैं आपको भी समझा देता हूं कि ये दोनों फॉर्मूला जनरेट क्यों किए गए, क्योंकि इन दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल है जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू ALP है, हम उन्हीं की तरफ क्या करने लगे हैं, अब मूव करने लगे हैं। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रांग होगा। लेकिन न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 6.2, एग्जाम्पल आपने देखनी है और उसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में प्रॉपरली करते हैं मेथड के साथ, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि एक स्पेसिफिक मेथड से कराने की कोशिश करूं। तो क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी क्या चीज आपने फाइंड करनी है, मोलैरिटी। देखिए जो चीज फाइंड करनी होती है वो रिक्वायर्ड में आ जाती है, तो रिक्वायर्ड में मैं लिखूंगा जी मोलैरिटी, और मुझे पता है इसका सिंबल कैपिटल M है, विच इज अननोन, ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम। तो 28.4 ग्राम असल में मेरे पास मैस है, तो मैं डायरेक्ट उसका सिंबल लिख रहा हूं, मैस कितना है, 28.4 ग्राम। ये मेरे पास मैस ऑफ सॉल्यूट है, किसका, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट का, इन 400 cm3। अब देखिए मेरे पास वॉल्यूम क्या है, 400 cm3। देखिए हम जितना भी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं उसमें हमने DM क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब जो है वो यूनिट पढ़ा। अब अगर cm क्यूब आ जाएगा तो इसकी कन्वर्जन हमने किसमें कर देनी है, डेसीमीटर क्यूब, और cm से DM में जाने के लिए यानी क्यूबिक सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें इस वैल्यू को 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 DM क्यूब, यानी फिर आपके पास जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद वो 1 DM क्यूब से मल्टीप्लाई होकर DM में आ जाएगा। तो अगर आप 400 को 1000 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 0.4 DM क्यूब आएगा। तो ये एक्चुअल में आपका वॉल्यूम है। ठीक है, एक दफा मैं बुक पे भी देख लेता हूं कहीं वैल्यू गलत ना हो जाए, लेकिन आई थिंक सो 0.4 ही है होपफुली। ठीक है,
अब देखिए आपके पास मास है, वॉल्यूम है, मोलैरिटी आपने फाइंड करनी है। अब आप जरा फॉर्मूला में देखिए इन दोनों में से कौन सा अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला ये, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था। क्या कि मोलैरिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब हमारे पास मास तो है, वो कितना है 28.4 ग्राम, वॉल्यूम भी है, वो भी हमने बना लिया है। मोलैरिटी फाइंड करनी है, जो चीज मिसिंग है वो क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास हमने खुद निकालना होता है, बुक में उन्होंने डायरेक्ट किया है, इधर मैं आपको करके बताता हूं, सोल्यूशन ही बता देता हूं। मोलर मास हमने निकालना किसका है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। Na2SO4 को मेजर करने के लिए सोडियम का मास कितना होता है हमें पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। अगर आपने मोलर मास निकालना है और आपको नहीं निकालना आता तो मोलर मास निकालने के लिए आप बुक के पेज नंबर 48 पर चले जाइए, वहां पे आपको एलिमेंट्स के मैसेज मिल जाएंगे। तो सोडियम का मास होता है स्टूडेंट्स 23, लेकिन टोटल सोडियम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का मास होता है 32, लेकिन टोटल सल्फर कितने हैं 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान में पॉजिटिव साइंस इसलिए डाले हैं ब्रैकेट रख के क्योंकि आपने इन एलिमेंट के मैसेज को ऐड करना है, जबकि इन एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है इन्हीं के साथ। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है लेकिन इसके कितने एटम्स हैं 2, तो एक सोडियम का मास होता है 23, एटम कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आता है, 32 1 32 प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 32 64, ठीक हो गया। तो इस तरह जब आप इनको प्लस करेंगे तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास जो है वो हमारे पास गिवन होगा, जो बनेगा एडिशन के बाद 142, क्या बनेगा 142, तो 142 ग्राम पर मोल यूनिट के एतबार से ये हमारा क्या बन जाएगा मोलर मास। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हैं। तो सॉल्यूशन में अब जाके हम फॉर्मूले की एडिशन करने लगे हैं। फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड अगेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब क्या होगा आपके सामने है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितने स्टूडेंट्स गिवन है 28.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकाला हमने 142 ग्राम पर मोल एंड अगेन डिवाइडेड बाय हमने वॉल्यूम कितना लिया, वॉल्यूम हमारे पास वो है 0.4 dm क्यूब। ठीक हो गया। अब आप इन सबको डिवाइड करने से पहले यूनिट देख लीजिए कि ये ग्राम जो है इस ग्राम से कट जाएगा, ठीक है। मोल नीचे माइनस का है, मोल पर है, वो ऊपर चला जाएगा, वो मोल पॉजिटिव बन जाएगा। डीएम क्यूब नीचे पॉजिटिव है, वो ऊपर जाके डीएम क्यूब नेगेटिव बन जाएगा। तो आपका मोलैरिटी का एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब ये आपने खुद करना है डिवाइड वगैरह करके, तो आंसर आएगा 0.5 यानी 0.5 और यूनिट क्या आएगा मोल डीएम पर क्यूब। यूनिट क्या आएगा इसके साथ स्टूडेंट्स, मोल डीएम पर क्यूब। ठीक है जी, ये आपका एक फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, मतलब थर्ड न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू नंबरिंग 6.3। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 cm क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। यानी 0.4 आपकी मोलैरिटी है। हम इसको गिवन में लिख लेते हैं कि हमें जो चीजें गिवन है वो क्या है, पहली मोलैरिटी कितनी है जी, मोलैरिटी 0.4, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास चीज है वो क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स 500 cm क्यूब। सेम इसको डेसीमीटर करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे
और 1 के साथ डीएम क्यूब इसलिए लिखेंगे ताकि जो आंसर आए 1 से मल्टीप्लाई कर कर सेम आ जाए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब आएगा। क्या आएगा आंसर? 0.5 डीएम क्यूब। तो अब हम जो आंसर है उसको देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की कि ये कितना होगा 0.5। तो आइए उसको देखते हैं। 0.5 को जरा चेंज मार्कर से लिख लेते हैं ताकि जरा हाईलाइट रहे। 0.5 डीएम क्यूब। अब देखिए मोलैरिटी भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है। अब जो चीज आपको नहीं नजर आ रही वो एक्चुअल में मैस है। मैस हमारे पास अननोन है, ठीक है। अब मोलर मैस जो है वो आपको पता है हम खुद निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हम मोलर मैस से ही स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे मोलर मैस हमने किसका निकालना है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। क्या तरीका है जी? NaOH इस तरफ लिखिए, इट इज इक्वल टू, अब आप उसको इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिख के सोडियम का मैस आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है 23। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस ऑक्सीजन भी 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस हाइड्रोजन 1 और उसका मैस होता ही 1 है। ठीक हो गया? इन सबको लिख लीजिए 23 प्लस 16 प्लस 1, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस आ जाएगा। इनको एडिशन करके अगर आप देखेंगे तो इनका मोलर मैस बनेगा 40। कितना बनेगा? 40। तो 40 ग्राम पर मोल जो है वो इनका मोलर मैस बन जाएगा। ठीक हो गया? अब सवाल यह है कि फॉर्मूला कौन सा पुट होगा। देखिए जो नीचे वाला फॉर्मूला था ये वाला, मैं इसको उठा के लिख रहा हूं, फिर मैं बताता हूं इसमें मजीद क्या चेंजेस करनी है। फॉर्मूला मोलैरिटी का ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने वर्डिंग पूरी लिखनी है, स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जगह कम है, इसलिए मैं वर्डिंग पूरी नहीं लिख रहा। अब देखिए आपकी जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दें। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं जी। मेरे पास मोलैरिटी की वैल्यू 0.4 है। मेरे पास मैस ऑफ सॉल्यूट नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे। अब मुझे क्या चाहिए? मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मैस मैंने अभी निकाला, वो कितना है? 40। कितना है? 40, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी गिवन है 0.5 डीएम क्यूब। 0.5 डीएम क्यूब। ठीक हो गया? अब क्या होगा स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, अगर मैंने मैस ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करूंगा? जो नीचे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर लाके जो मोलैरिटी 0.4 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं तो तीनों को एक जगह कर लेते हैं क्योंकि करना तो मल्टीप्लाई है। तो पहले इस लेफ्ट साइड पे आप लिख लीजिए मैस ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू, पहले मोलैरिटी की वैल्यू लिखिए 0.4, फिर मोलर मैस लिखिए 40, फिर वॉल्यूम लिखिए 0.5। यूनिट में नहीं लिख रहा अभी, फिलहाल यूनिट आपको मैं समझा चुका हूं सारे, इसलिए ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैस ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 8 ग्राम। तो मैस ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में कितना है? 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम। यानी अगर आपने 500 cm क्यूब में 0.4 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है तो उसके लिए आपको सोल्यूट चाहिए 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम सोल्यूट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.4 मोलर सॉल्यूशन इन 500 cm क्यूब और 0.5 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी? इस तरह स्टूडेंट्स मोलैरिटी फाइंड आउट की जाती है। ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप मोलैरिटी के लिए अपनी बुक के पेज नंबर, जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 101 पे आ जाइए। इसके बॉटम पे आपको मोलैरिटी का टॉपिक नजर आएगा, उसको अच्छी तरह आप रीड कर लीजिए क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन की है तो आई थिंक इसकी रीडिंग मुझे करनी नहीं चाहिए। लेकिन पेज नंबर 102 जो है वो मैं जरूर रीड करूंगा क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है
और जो मोलैरिटी का पीछे हम टॉपिक देख कर आए हैं उसमें हेडिंग्स बना के, वो भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब पेज नंबर 102 के टॉप पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि अगर आपको कहा जाए कि मोलर सॉल्यूशन तैयार करें तो कैसे करेंगे। अभी तक अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह सुन लिया तो ये प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन रीड करते साथ आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहते हैं अगर वन मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड करना है, वन मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, यानी आपने अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप 1 मोल किसी भी सोल्यूट का ले लें। 1 मोल का मतलब आपको बताया था सोल्यूट जितने मर्जी ग्राम हो, इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेना है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें इतनी मिकदार पानी की डालनी है कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना बन जाए 1 dm क्यूब। और ये सारा काम कहां पे होगा, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर भी यूज किया जा सकता है, मेजरिंग फ्लास्क भी, इधर जब फ्लास्क लिखा है तो आपने फ्लास्क ही लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि मैं शुरू में कर चुका हूं कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ली, आगे सुनिए बुक पे, is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient amount of water to make the total volume 1 dm cube। वही एग्जांपल मैंने ली कि मैंने फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए मेजरिंग फ्लास्क है, अभी तो फिलहाल फ्लास्क नहीं है लेकिन बहरहाल फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपने NaOH लिया 40 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल, और उसमें इतना पानी डाला सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्वेंट यानी वाटर डाला कि नेक रीजन जो है उसका 1 dm क्यूब तक फिल हो गया, देन इट इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज्ड, अगर आप सोल्यूट की मिकदार को बढ़ाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, यानी क्या लिखा हुआ है, इट्स कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूट जब कंसंट्रेटेड होगा तो मोलैरिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे 2.0 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ 1.0 मोलर सॉल्यूशन, कि 2 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है कंपैरेटिवली 1। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां तक इंपॉर्टेंट बात थी। इसके नीचे आप एग्जाम्पल 6.2 देखिए, अगले पेज पे एग्जाम्पल 6.3 देखिए। तो ये वही 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने सामने एक्सप्लेन की, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरे करने के मेथड में इस एग्जाम्पल 6.2 को और 3 को और बुक के करने वाले मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज दैट कि उन्होंने स्टेप्स में किया हुआ, यानी उन्होंने पहले वॉल्यूम को अलग मेजर किया, जिस तरह मैंने इधर ही कर दिया, लेकिन उन्होंने डिफरेंट वे से उसको किया हुआ है। तो मैथ्स करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जरूरी नहीं होता हम वही तरीका फॉलो करें जो हमारे सामने है। जो सूटेबल मेथड है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, हमने उसको फॉलो करना होता है। तो बहरहाल आप बुक वाला भी देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा उससे डिफरेंट किया है, आप इसको भी देख लीजिए, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। इस पे आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाइए एज अ होम असाइनमेंट और इस पे मजीद प्रैक्टिस करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं वर्क फॉर डे 5 से। वर्क फॉर डे 5 के लिए आज हमारा वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट होता है। you